चलिए हम लोग गांधी जी के जो समकालीन दृष्टि है गांधी जी के प्रति, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने 3-4 टॉपिक्स को हम लोगों ने क्या करा है, देख लिया, पॉइंट्स को देख लिया है। जैसे कि गांधी जी जो है आपको इंग्लैंड जा कर के क्या चीज़ का अध्ययन किए थे, वकालत की पढ़ाई वगैरह किए थे। उसके बाद कितना ईस्वी में जो है वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, यानी कि ये 1900 जो है 1893 ईस्वी में जब 24 वर्ष के थे तब गांधी जी कहाँ चले गए थे, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, ठीक है। और वहाँ लंबे समय तक अपना जो है सो अनुभव जो है का परीक्षण करने के बाद, अपने ज्ञान का परीक्षण करने के बाद वहाँ पर टॉल्स्टॉय नाम का जो है क्या किए, टॉल्स्टॉय आश्रम का स्थापना की वहाँ पर, है ना। उसके बाद वहाँ पर नटाल कांग्रेस समिति का स्थापना किया उन्होंने। वहाँ पे भारतीय समुदाय के जितने भी लोग थे उन सारे लोगों के अधिकार की बात करा उन्होंने वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि महात्मा गांधी का जो प्रारंभिक जीवन है वो क्या था, ये सारा चीज़ हम लोगों ने क्या करा है, देख लिया है। अभी जो हम लोग देखेंगे गांधी जी, अच्छा आप लोगों को गांधी जी जो वापस भारत आए वो चीज़ आप लोगों को पॉइंट खत्म किए हैं। गांधी जी भारत कब वापस, स्वदेश कब लौटे, यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सन 1915 ईस्वी की बात है, कितने की, सन 1915 ईस्वी की, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्य और अहिंसा की जो नीति है उसका परीक्षण कर लिए, पूरी तरह से एकदम आश्वस्त हो गए। जो उनका जो नीति है एकदम बहुत शक्तिशाली और बहुत कारगर है। वहाँ पे भारतीय समुदाय के जितने भी लोग रहते थे उनको अपना अधिकार दिलाया, उनको अपना मान और सम्मान दिलाया। तत्पश्चात जब वो वापस भारत आए सन 1915 ईस्वी में, तब उन्होंने भारत की भी स्थिति कुछ बहुत ही जैसे दयनीय स्थिति में उन्होंने देखा। मन ही मन महात्मा गांधी ने यह सोचा कि हमें भारत की भी स्थिति को क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। भारत की भी स्थिति में हमको थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन उनके जो राजनीतिक गुरु थे, हमने आपको बार बार बोला है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किनको मानते थे? वेरी गुड, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के कार्य की जो शैली थी उनसे वो क्या थे, परिचित थे। और दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने कारनामा किया था, जो उन्होंने जीत का डंका बजाया था, उससे भी वो क्या थे, वाकिफ थे। परंतु गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को यह आदेश दिया कि आप अभी अभी जो है दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे हैं, आप सबसे पहले भारत की जो स्थिति है उसको समझने की कोशिश करें। भारत की जो सामाजिक स्थिति है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत की जो राजनीतिक स्थिति है, भारत की जनता है उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, भारत की जो स्थिति है उसमें क्या क्या भारतीय जनता का कमजोरी है। यदि आपको किसी बीमारी का पता रहेगा तब ना आप उसका इलाज कीजिएगा। सबसे पहले डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो क्या करता है डॉक्टर, पहले आपको रिपोर्ट्स लाने के लिए बोलता है, जैसे कि चेकअप कराने के लिए बोलता है। आप जैसे शुगर टेस्ट कराओ, आप जो है आपको ब्लड टेस्ट करवाओ, आप जो है अलग अलग चीज़ टेस्ट करवाओ, तब उसके बाद जाकर के सरकार क्या करती है, क्या बोलते हैं, डॉक्टर क्या करता है, आपको दवा देता है और आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को सलाह दिया कि आप सबसे पहले भारत की स्थिति को समझिए, भारत की जो समस्या है उसको समझिए, उसके बाद ना आप क्रांति में आइएगा, नहीं तो बिना हथियार का जाइएगा तो आप वापस हार करके आ जाइएगा, है ना। तो कहा कि बात तो सही है। महात्मा गांधी 1915 ईस्वी से लेकर के 1916 ईस्वी तक पूरे के पूरे उन्होंने क्या किया, पहले भारत के चारों तरफ क्या किया, भारत के अलग अलग राज्यों का भ्रमण किया। क्या किए, भ्रमण किए, देखे और वहाँ की जनताओं से बात किया कि आखिरकार असली जो मुद्दा है, असली जो कमजोरी है भारत की जनता की, वो क्या है। जगह जगह पे गए, जगह जगह पे लोगों से बातचीत की, जनता से बात किया, नेताओं से बात किया, किसानों से बात किया, मजदूरों से बात किया, नौकरशाहों से बात किया, राजाओं से बात किया, देसी राजा थे उनसे जो बात की है, सबसे उन्होंने बात किया महात्मा गांधी। और उसके बाद उन्होंने पाया, जब अलग अलग क्षेत्र में जाकर के वो घूम करके आए तो गांधी जी ने ये पाया कि भारत की जो प्रमुख जो कमजोरी है वो ये है कि हमारे आपस की क्या है, अखंडता। क्या है, अखंडता पे कमजोर है। हमारे जो बीच में हिंदू है या मुसलमान है, उन दोनों के बीच में कमजोर एक जो है सो कड़ी है। लोग एक दूसरे पर विश्वास
की कमी है और अंग्रेज इसी का क्या कर रहा है, इसी विश्वासघात, इसी जो है क्या बोलते हैं चीज का क्या होता था, वो फायदा उठा रहा है। कौन? अंग्रेज। अब महात्मा गांधी को क्या पता चल गया है, महात्मा गांधी को अपने कमजोरी, भारत की कमजोरी के बारे में पता चल गया, बस उसका उपचार बाकी है बस। अब हम याद रखिएगा महात्मा गांधी का ये था भारत आने के बाद उसका नीति, समझे क्या, उसका एक स्ट्रैटेजी, एक साधन। अब उनका प्रारंभिक आंदोलन स्टार्ट होता है। क्या होता है? प्रारंभिक आंदोलन स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी भारत लौटने के बाद 1 वर्ष तक कुछ नहीं किए, बस भारत का चारों तरफ भ्रमण करके उसकी स्थिति का समीक्षा की। ठीक है। अब उनके लाइफ का भारत में पहला आंदोलन कौन कौन सा स्टार्ट हुआ उसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बात। ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह किया गया था भारत में, वो था चंपारण सत्याग्रह। क्या था? चंपारण सत्याग्रह। अब ये चंपारण सत्याग्रह क्या है उसको ध्यान से सुनिए। सन 1917 ईस्वी में, क्या सन 1917 ईस्वी में चंपारण में जो है, चंपारण के एक किसान थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। ध्यान से सुनिएगा नाम उसका। महात्मा गांधी से मिलने के लिए बार बार वो जो है गुजरात का दौरा किए, पश्चिम बंगाल का दौरा किए, वो महाराष्ट्र का दौरा किए। वो इतने गरीब थे कि उनसे मिलने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, कर्जा लेकर के, भिक्षा मांग करके रास्ते में, और तब वो कहाँ पहुँचते थे? गांधी जी के पास पहुँचते थे, और फिर गांधी जी को चंपारण की जो समस्या है उससे अवगत करवाते थे। और गांधी जी को कहते थे कि गांधी जी बिहार में, चंपारण कहाँ है जी? बिहार में है। तो गांधी जी का जो पहला आंदोलन शुरू हुआ था उसके जीवन का भारत, वो कहाँ से? बिहार से स्टार्ट हुआ था। बात समझ आ गया? तो राजकुमार शुक्ल के विशेष आग्रह पर, विशेष अनुरोध पर महात्मा गांधी एक बार आने के लिए क्या हो गए? बाध्य हो गए और मान गए और स्वीकार करके 1917 ईस्वी में कहाँ पहुंचे? चंपारण पहुंचे। अब चंपारण में जो किसानों की समस्या को सुना, महात्मा गांधी जब चंपारण आए तो वहाँ के किसानों से मिला, किसानों से बातचीत किया, तो उन्होंने पाया कि अंग्रेजों के द्वारा जो है हमारे जो किसानों पर जो है 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था। 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था। साथ में बिहार के जो किसान हैं उनसे अत्यधिक कर वसूलते थे। क्या करते थे? अत्यधिक नाजायज कर वसूलते थे। यानी कि बिहार के किसानों को दबाने का, बिहार के किसानों को नीचे दिखाने का, उसको कमजोर करने का, उसको बेरोजगार और बेसहारा और एकदम समझिए लाचार बनाने का कोई भी मौका अंग्रेज छोड़ते नहीं थे। और अंग्रेज बहुत त्रस्त, भारत के जितने भी किसान थे और बिहार के खास करके जितने भी किसान थे चंपारण के, सब के सब क्या थे? एकदम निराश, हतोत्साही थे। उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और ऐसे में जो है महात्मा गांधी एक दीपक की तरह सामने आए। कहते हैं डूबते को तिनका की सहारा, अंधेरे में चिराग की रोशनी ही काफी होती है। इसी तरह की बात, जो चारों तरफ अंधेरा था एक तरह से बात करते हैं, और उस बीच में एक आशा के रूप में महात्मा गांधी जी वहाँ पर पहुंचे। तो महात्मा गांधी को जब ये पता चला कि ये 3 कठिया पद्धति से इस किसानों को बहुत दुखी, बहुत जो है असंतोष होती है, और 3 कठिया पद्धति की वजह से बिहार के किसानों को बहुत नुकसान होता, हानि होता है, तब उन्होंने इस पद्धति को खत्म करने का क्या किया? निश्चय किया। अब आप लोगों के मन में ये आता होगा कि सर बार बार 3 कठिया बोल रहे हैं, ये आखिरकार 3 कठिया आ रहा है ना दिमाग में? 3 कठिया आखिरकार क्या है? हंस रही है। चलिए हम 3 कठिया भी समझते हैं। ठीक है, चलिए 3 कठिया पद्धति क्या है? देखिए 3 कठिया पद्धति जो है अंग्रेजों ने लाया था। किसने लाया था? अंग्रेजों ने लाया था। और इस पद्धति के अनुसार क्या होता था कि हर किसान, भारत के जितने भी किसान हैं वो सभी के सभी अपने जमीन के 3/20वें भाग में क्या करेंगे? नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। अर्थात जिस किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उस 20 कट्ठा जमीन में जो है वो क्या करेंगे? 3 कट्ठा में सिर्फ और सिर्फ किसकी खेती करेंगे? नील की खेती करेंगे। किसकी खेती करेंगे? नील की खेती करेंगे। अच्छा, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। कितने? 20 धूर बराबर क्या होता है? 1 कट्ठा होता है। तो यदि किसी के पास 1 कट्ठा ही जमीन है तो 1 कट्ठा जमीन है तो ये उसको 3 धूर में वो क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करना ही पड़ेगा, ये एकदम तय है। और बाकी के जो जमीन बचेगा उसमें क्या करेंगे? अन्य दूसरा खेती करेंगे। और नील की खेती करने से क्या होता था
जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी और कई वर्षों तक उसमें फसल ही नहीं होता था। और जब फसल नहीं होगा तो किसान कहाँ से खाएगा, कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएगा और किस तरह से उसका टैक्स भरेगा सरकार का। ठीक है, तो गांधी जी इस बात को समझे और फिर इस चीज़ को खत्म करने की बात कहे। अंग्रेजों ने क्या किया, महात्मा गांधी को कहा कि अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा आदमी आ गया। महात्मा गांधी को कह रहे थे कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे स्थिति ठीक है, हम कर लेंगे। तो महात्मा गांधी तो मतलब समझ लीजिए एक नहीं समझते हैं, एक गीत है कि हम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, गीत है ना जी वो। तो उसी तरह से महात्मा गांधी तो ठहरे सत्याग्रही, उसको क्या भगाओगे, है ना। तो महात्मा गांधी ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं यहाँ से जाने वाले हैं जब तक यहाँ पे जांच नहीं हो जाए पूरी। महात्मा गांधी की बहुत प्रयास से अंग्रेजों ने एक कमेटी गठित किया। क्या किया, कमेटी बनाया और कहा कि ठीक है, हम किसानों की इस समस्या को दूर करेंगे। और जब कमेटी बैठाया गया और इसकी जांच हुई तो वास्तव में किसानों को बहुत तकलीफ होती थी इस चीज़ से और अत्यधिक कर्ज लिया जाता था अंग्रेजों से। तो ये सत्य पाया गया। तत्पश्चात महात्मा गांधी के सहायता से, महात्मा गांधी की मदद से अंग्रेजों को जो है किसानी की जो ये जो तिनकठिया पद्धति था वो क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया और किसानों में एक खुशहाली छा गई। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी ने यह भी मांग रखा कि आप लोगों ने जो भारत के किसानों से, बिहार के किसानों से नाजायज रूप में, अवैध रूप में आपने जो टैक्स वसूला है वो भी आप उसको क्या करें, उसको वापस दे दें। तो गांधी जी के इस मांग को भी अंग्रेजों ने मान लिया और जितने भी किसानों से उन्होंने अवैध कर लिया था, कर मतलब समझते हैं टैक्स लिया था, उसका 25% टैक्स किसानों को वापस दे दिया गया। और ये गांधी जी की पहला, भारत में पहला सफल जो है उसका क्या था, आंदोलन रहा। तो ये चीज आपने समझा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था और कहां से हुआ था और कैसे हुआ था, कहां पे, तो चंपारण हुआ था। लेकिन याद रखिएगा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो योगदान निभाया था वो राजकुमार शुक्ल ने निभाया था। वो भी एक क्या थे, किसान ही थे। बात समझा गया। तो पहला घटना आपने क्या समझा, किसानों की चंपारण सत्याग्रह। दूसरा जो हम लोग घटना समझेंगे, दूसरा घटना है आपको, एक तो पहली घटना हुई महात्मा गांधी द्वारा जो लड़ा गया और किया गया जो आंदोलन था, उससे पहला क्या था, चंपारण सत्याग्रह। और दूसरा जो सत्याग्रह है वो उनके द्वारा चलाया गया, वो था आपको अहमदाबाद सत्याग्रह। क्या था, अहमदाबाद सत्याग्रह। अब अहमदाबाद सत्याग्रह समझिए, याद रखिएगा ये महात्मा गांधी के सामने दूसरा एक सबसे बड़ी जो एक तरह से समझिए प्रारंभिक जो समस्याएं आई लोगों की, वो ये थी कि अहमदाबाद में एक मिल था और वहां पे काम करने वाले मिल के मजदूर थे। क्या थे, मिल में मजदूर थे। तो मिल मजदूर और मिल के जो मालिक थे उन दोनों के बीच में जो है बोनस को लेकर के, कौन सा बोनस, तो प्लेग बोनस। प्लेग बोनस को लेकर के वहाँ के जो क्या बोलते हैं वर्कर थे और मालिक थे उनके बीच में क्या हो गया, कहा सुनी हो गया। किसान वर्कर जो थे अपना प्लेग बोनस मांग रहे थे, लेकिन उनके जो वो थे क्या बोलते हैं मिल के जो मालिक थे वो उनको प्लेग बोनस देने से मना कर दिया। तब किसान मजदूरों कहाँ आए, मजदूर भाग करके गांधी जी के पास आए और गांधी जी के पास जब वो आए तब उन्होंने क्या किया, तो सारे समस्याओं से उनको अवगत कराया। तो गांधी जी ने कहा कि चलो ठीक है हम इस चीज़ की जांच करते हैं। गांधी जी अहमदाबाद आए और अहमदाबाद आने के बाद मिल के जो मालिक है उनको कहा कि ये जो प्लेग बोनस है ये तो गरीबों का अधिकार है, आपके साथ आपके कंपनी में 12 महीना ये काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी इसमें खपाते हैं, तो उनको प्लेग बोनस तो देना ही पड़ेगा आपको। तो कहा कि नहीं हम नहीं देंगे। तो महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए और महात्मा गांधी के पास एक हथियार था, कुछ होता था उनका बात मनवाने के लिए धरने पर बैठ जाते थे, अनशन करने लगते थे और अनशन करने लगते थे तो जितने भी सरकारी कार्य थे वो सब क्या हो जाते थे, बाधित हो जाते थे। तो मिल में ही उन्होंने क्या कर दिया, धरना दे दिया। लगातार 3 दिनों तक धरना, अकेले नहीं दिए, उनके साथ जितने भी मजदूर थे सब दे दिए। 3 दिन तक लगातार धरना देने से क्या हो गया, उस मिल में जो है जितने भी काम थे वो बंद हो गए, है ना, न आमदनी आ रही थी न उस सामान बिक्री हो रहा था। तो इससे क्या हो गया, किसान क्या बोलते मिल के मालिकों को नुकसान होने लगा। उसके बाद चौथे दिन भी जब क्या बोलते आंदोलन जारी रखे महात्मा गांधी, तब मिल के मालिक ने महात्मा गांधी की मांग पूरा मान लिया और कहा कि ठीक है हम आपका जो मांग है वो हम पूरा कर लेंगे। और 35% जो है उनको प्लेग बोनस दिया गया।
महात्मा गांधी के साहस से, महात्मा गांधी के प्रयास से जो मिल के जो गरीब मजदूर थे उनका भी अधिकार उन्होंने वापस दिलाया, जो उनका प्लेग बोनस था। अब कहेगा कि सर ये प्लेग बोनस क्या होता है? मन में आता है कि सर आप बार बार बोलते हैं प्लेग बोनस, वो उसको भी हमको समझाइए। हम आपके हर समस्या का समाधान यहाँ पे कर देंगे, आपके पास एक भी समस्या नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो प्लेग बोनस का मतलब होता है कि आप जहाँ पर साल भर काम करते हैं ना, तो आपके जितना सैलरी मिलता है, आपको सैलरी मिलता है जितना, तो साल में एक दिन जो है आपको वो एक बोनस के रूप में आपको आपके सैलरी का 35% आपको क्या करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा आपके मजदूरों को। और यानी कि अगर कोई एक महीना में 100 रुपया कमाता है तो उसका 35% होगा 35 रुपया। अगर कोई 10,000 कमाता है तो उसका होगा 3500 रुपया। उसी तरह से जो जितना पैसा कमाएगा महीना में वो उसका कंपनी जो देगा उसका उतना परसेंट यानी 35% उसका क्या बनता है, प्लेग बोनस मिलता है। बोनस का मतलब होता है कि सैलरी से अतिरिक्त आपको साल भर जो पैसा मिलता है वो तो मिलने करता है। जैसे बम्बई दिल्ली में आपको दिल्ली में खास करके या बम्बई हर जगह में, महाराष्ट्र या अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है, बोनस दिया जाता है। कब? दीपावली के नाम पे। तो घर जब आते हैं ना लोग तो दीपावली मना करता है, क्योंकि दीपावली में जितने भी मालिक होते हैं बाहर के दिल्ली मुंबई बाहर देश के राज्य के, तो वो लोग बोनस देते हैं उनको। अगर कोई 50,000 कमाता है तो उसका जो है समझ लीजिए आधा पैसा 25,000 रुपया उसको क्या कर देता है, बोनस के रूप में देता है। तो ये आपको सैलरी से अधिक हो जाता है। तो असली में उसका बोनस से उसका क्या अधिकार है, ठीक है। तो इस तरह से गांधी जी के प्रयास से जो है मिल मजदूरों को भी क्या मिला, अपना अधिकार मिल गया। बात क्लियर हो गया। तो दो उन्होंने सफल सत्याग्रह किया, पहला चंपारण और दूसरा अहमदाबाद सत्याग्रह। बात समझा गया। अब तीसरी और महत्वपूर्ण जो उन्होंने एक और जो समस्याओं का समाधान किया, सत्याग्रह किया, वो ये था खेड़ा सत्याग्रह। क्या था? खेड़ा सत्याग्रह। ये घटना है गुजरात में, एक जगह है, एक गांव है जिसका नाम है खेड़ा। क्या नाम है? खेड़ा। तो गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है खेड़ा। वहां पर क्या हो गया, बारिश नहीं होने के कारण क्या हो गया, वहां पर अत्यधिक क्या हो गए, अनावृष्टि हो गई। क्या हो गई? अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है रौदी हो गया। क्या बोलते हैं उसको? रौदी हो गया। और रौदी होने के कारण वहां पे फसल नहीं हुआ, किसान के पास फसल हुआ ही नहीं। लेकिन अंग्रेज जो थे वहां के, वो अंग्रेज उनसे किसानों से कर मांगना चाह रहे थे और कर मांगते थे, न कर माफ कर रहे थे और उल्टे कर में वृद्धि कर दिए थे कि ना इतना कर देना ही पड़ेगा। अब किसान कहाँ से देगा? किसान के पास रहेगा तो ही देगा ना। यानी कि समझ लीजिए इतने दबाए अंग्रेजों ने किसानों को कि समझिए मतलब सहन करना मुश्किल हो गया। तब गुजरात के जो किसान थे वो भागते भागते कहाँ पहुँचे? गांधी जी के पास पहुँचे। और हालांकि गांधी जी भी गुजराती ही थे, गुजरात के ही रहने वाले थे। अब जब गांधी जी के पास पहुँचे तो गांधी जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम देखेंगे, स्थिति को संभालेंगे। और फिर गांधी जी जो है गुजरात में दो लोगों को लेकर के, एक व्यक्ति है जिनका नाम है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के। और दूसरा एक और व्यक्ति है जिसका नाम है इंदुलाल याग्निक। क्या नाम है? जोर से बोलो। ऐसे एक जगह स्कूल में पढ़ा रहे थे तो बोले जोर से बोलो, तो सर जय माता दी, तो जय माता दी नहीं बोल रहा है आप लोग, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? तो इंदुलाल याग्निक तो एक गीत गाने वाले एक संगीतज्ञ भी है, उसका नाम अलका याग्निक भी है ना, नाम सुने हैं? अलका याग्निक गीत गाती है। तो याद रखने के, हालांकि ये बात हम बोल रहे हैं। तो इंदुलाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों को लेकर के महात्मा गांधी वहां कहाँ पहुंच जाते हैं? गुजरात के खेड़ा पहुंच जाते हैं, खेड़ा गांव। और खेड़ा गांव पहुंचने के बाद अंग्रेजों में हलचल मच जाती है। बाप रे कहाँ से आ गया बुढ़वा, इसको हटाना चाहिए। नहीं तो फिर देख रहे कि जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पे अपना मांग मनवा लेता है, अवसर में पड़ जाता है, धरने पर पड़ जाता है, सब काम रोकवा देता है। तो भाई मानना पड़ता है। तो गांधी जी को कहा कि नहीं गांधी जी आप यहाँ से चल जाइए, आपका यहाँ पे कोनो काम नहीं, आप चल जाइए, हम यहाँ पे देख लेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि ना, जब तक यहाँ पे किसानों की बात होगी, किसानों की मांग पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, यहाँ पे हम जांच करेंगे। और वहाँ पे पाया महात्मा गांधी ने कि वास्तव में यहाँ पर किसानों की तो फसल नहीं हुआ है। किसानों को फसल हुआ तब ना टैक्स देगा। तब गांधी जी ने अंग्रेजों से आग्रह किया। सत्याग्रह का मतलब ये होता है अपने सत्य के लिए आग्रह करना। तो सबसे पहले तो सत्याग्रह किया, उनसे आग्रह किया किसानों के बारे में कि आप जो है किसानों का टैक्स माफ करें।
किसानों से कर नहीं ले, क्योंकि उनका फसल हुआ ही नहीं तो वो कहाँ से देगा। लेकिन अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया, ना हमको चाहिए। अंग्रेजों ने कहा कि ना हमको चाहिए भाई, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो वो भी महात्मा गांधी का आंसर सुनने वाले थे किसी का। अभी अभी बोले कि है वो तो ठहरे परदेसी वाली गई के तर्ज पे क्या कि वो तो ठहरे सत्याग्रही, उसको क्या डिगाओगे, है ना। बस महात्मा गांधी जी कहा कि अच्छा नहीं तुम्हारा बात सुनेगा, बोला ना, बस बैठ गए धरना पर सब किसानों को लेकर के। और किसानों को एक आदेश दे दिया कि देखो कोई भी किसान अंग्रेजों को माल गुजारी नहीं देगा, कोई भी किसान अंग्रेजों को टैक्स नहीं देगा, और कोई भी किसान अपना जो है जमीन पर जो है जमीन का जो फसल किया है किसानी किया है उसका एक भी रुपया अंग्रेजों को नहीं देगा, अंग्रेजों के खाता में नहीं देगा, बस जमींदारों को नहीं देगा, बस खत्म करो कहानी। अब गांधी जी के बात को कौन टालेगा। अब वही तो महात्मा गांधी चाह रहे थे, गांधी जी तो किसानों के लिए आए हुए थे। बस गांधी जी के हाथ में हाथ, कंधे में कंधे मिला करके सारे किसान एक हो गए, बोले ना हम गांधी जी के साथ ही रहेंगे, गांधी जी कह दे नहीं देने के तो नहीं देंगे, आपको क्या कर लेगा अंग्रेज। बस गांधी जी के आदेश पर सब लोगों ने क्या किया, ये सब बंद कर दिया, उनको टैक्स देना। अब जब टैक्स देना बंद कर दिया तो शर्म के मारे, लाज के मारे अंग्रेजों ने क्या किया, टैक्स देने से मना कर दिया और कहा कि चलो ठीक है हम आप लोगों का टैक्स क्या कर देते हैं, माफ करते हैं। हालांकि इसमें अंग्रेजों की हार थी, लेकिन अपनी हार छुपाने के लिए महात्मा गांधी की बात मान लिया, कहा कि जानते थे कि महात्मा गांधी जब तक बोलेगा नहीं वो लोग कोई पैसा हमको देगा नहीं, टैक्स देगा नहीं। तो हमने जो नियम बनाया हुआ है तो उधर धजिया उड़ा दिया उसका, तो इससे अच्छा करते कि हम उसका बात माने लेते, अपना इज्जत बचा रहेगा, है ना। गांधी जी के इस बात को लेकर के अंग्रेज बड़ा तेज थे, मान गए और इस प्रकार से महात्मा गांधी की बात को मान गया। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों में एक चाल चला थोड़ा सा छोटा सा कि कहा कि जो छोटे किसान है, जो गरीब किसान है, जिनके पास वास्तव में धन संपत्ति नहीं है और किसानों का वास्तव में खेती नष्ट हो गया, तो वो हमको नहीं देगा, क्या बोलते हैं वो हमें कर नहीं देगा तो चलेगा, हम उसकी माफ कर देते हैं। लेकिन जो अमीर किसान है, जो बड़े किसान है और बड़े व्यापारी है, वो हमको कुछ टैक्स कम करके हमको टैक्स दे, क्योंकि टैक्स पे ही हम लोग का देश चलता है, तो इसलिए हमको टैक्स दे। और इस तरह से महात्मा गांधी ने इस बात को मान लिया और जो देने वाले थे टैक्स वो दे दिए कम करके, और जो नहीं देने वाले थे उनको क्या कर दिया, अंग्रेजों ने माफ कर दिया। तो महात्मा गांधी ने इस तरह से भारत में प्रथम प्रारंभिक 3 सत्याग्रह किए, 3 आंदोलन किए और 3 में उसको क्या मिली, सफलता मिली। और ये महात्मा गांधी की सबसे बड़ी जीत थी और अपने जो आंदोलन था उसकी शक्ति का अनुभव हो गया था। अब अपने अंदर उन्होंने शक्ति समझ लिया था कि वाह मेरे पास क्या शक्ति है, और मैंने जो नीति अपनाया सत्याग्रह की, हमने जो नीति अपनाया सत्य और अहिंसा की, वो मार्ग बहुत ही एकदम मतलब बहुत ही मजबूत है और बहुत ही शक्तिशाली है। इसके बल पे हम अंग्रेजों को अपने हर मांग पूरा करवा सकते हैं और अंग्रेजों को यहाँ से हम भारत खाली भी करवा सकते हैं। ये उनकी क्या थी, उनकी शक्ति थी। और अंग्रेजों ने क्या, महात्मा गांधी ने अपने इस